आज के इस लेक्चर में हम डायोड का एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसे डायोड एज ए रेक्टिफायर कहते हैं। दो तरह का रेक्टिफायर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि मान लेते हो कि मेरे पास एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है और मुझे उसे डायरेक्ट करंट में बदलना है। सो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जिस सर्किट या जिस डिवाइस का काम पड़ेगा उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। सो दिस इज़ रेक्टिफायर। और मान लो डीसी को वापस एसी में बदलना है तो ये इन्वर्टर कहलाता है। सो आप देखिए, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की अपनी एक बैटरी है। हमारे घर में क्या आता है, एसी, लेकिन मेरे को मोबाइल की बैटरी चार्ज करना है तो मोबाइल की बैटरी तो डीसी है। तो मेरे पास मोबाइल डिवाइस में या उससे पहले कोई ना कोई एक डिवाइस होनी चाहिए जो एसी को पहले किसे बदलेगी, डीसी में, तभी आप बैटरी को चार्ज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि जो भी जैसे आजकल कंप्यूटर है या मोबाइल है या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं तो उसके साथ एडाप्टर ज़रूर लगा रहता है। तो उस एडाप्टर के अंदर हाफ ये सर्किट होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट ही होता है। सो रेक्टिफायर सर्किट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एसी को डीसी में बदलना पड़ता ही पड़ता है। जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका अंदर जो सर्किट है वो डीसी में करंट ले रहे हैं, हमारे घर में जो आ रहा है एसी में। तो एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें हम एसी को किसे बदल सके, डीसी में बदल सके। तो ये दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एकदम आसान सा पोर्शन है, मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी सिलेबस में नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ रखे हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा मैथमेटिकल एनालिसिस। तो हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं इसका सिंबल लिख देता हूँ HWR। तो डायोड किसकी तरह काम कर सकता है, रेक्टिफायर की तरह काम कर सकता है। ये मुझको आपको समझाना है, ये समझेंगे अभी हम। सो जैसे मान लिया मैंने कि मेरे पास ही कोई सर्किट है, तो यहाँ पर AC फीड करना पड़ेगा, तो ये मैंने AC फीड कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि पहले इसको ट्रांसफार्मर से भी कनेक्ट करेंगे। देखो वहाँ पर ले जाने के पहले ट्रांसफार्मर लगाएंगे। घर में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, बैटरी को चार्ज करने के वोल्टेज कम चाहिए, इसलिए जो भी रेक्टिफायर डिवाइस होगी उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसलिए एडाप्टर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना, क्योंकि उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है। तो उनको ट्रांसफार्मर वो लगा के देंगे, नहीं तो हमें घरों में अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर लगाना होगा। इसलिए जो डिवाइस वेंडर होते हैं वो उसके साथ वो भेजते ही भेजते हैं। सो ट्रांसफार्मर ज़रूर लगा रहेगा, क्योंकि बैटरी 2 4 5 वोल्ट की है, घर में 220 वोल्ट आ रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे लोड बोलते हैं। और ये मेरा डायोड हो गया। अब यहाँ से आपने कुछ वोल्टेज लगाया तो इस सर्किट का इनपुट वोल्टेज ये कहलाता है VI। इसको मैं इनपुट वोल्टेज बोलूँगा। मतलब यहाँ से तो मेन करंट आ रही थी कोई, सो जो मेंस की करंट आ रही थी उसको मैंने ट्रांसफार्मर से ले लिया, इसको स्टेप डाउन करा दिया। स्टेप डाउन यूजुअली कराना पड़ता है, तो स्टेप डाउन करा कर यहाँ ले आए, इसके बाद फिर यहाँ जाएगा। अब आपको देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट जाएगी, और जब वो रिवर्स बायस में होगा तो करंट नहीं जाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये डायोड है और इसको मैंने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो ये करंट क्या करेगा, एलाउ करेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस में तो करंट भेजेगा। लेकिन यदि ये रिवर्स बायस में है, ऐसे है इधर की तरफ, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये रिवर्स बायस है। और यदि ये रिवर्स बायस में मेरा डायोड है तो मैंने बताया था कि करंट नहीं जाएगी। जिस डायोड को रिवर्स बायस में चलाते हैं वो जीनर डायोड मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है। तो ये रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस हो गया तो इसमें I की वैल्यू क्या होगी, 0 ये होगी। मतलब हम डायोड सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट में जिस डायोड को यूज़ करेंगे वो रिवर्स बायस कंडीशन में कभी भी करंट को नहीं फ्लो करने देगा। इसका मतलब हम इसका ब्रेक डाउन नहीं कराएंगे। जो हम ऑर्डिनरी डायोड बनाते हैं उनको ब्रेक डाउन पे चलाने के लिए नहीं बनाते हैं। से मैंने आपको बातें बता दी है। कुछ भूल गया हो तो आप पीछे से लेक्चर से रिकैप कर सकते हैं कि डायोड का ये बिहेवियर क्यों मिलता है, ये सब मैंने आपको समझा रखा है कि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनी होती है। आप बाहर से जब बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देती है तो रिवर्स बायस है, और कम कर देती है तो फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में जो है करंट की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट को AC को किसी बदलना है, DC में। तो मैं यहाँ पर दो सर्किट बना लूँगा। मान लिया मैंने कि ये VI ले लिया, यही अल्टरनेटिंग करंट इधर वाला, और इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये टाइम या ओमेगा टी का कोई भी फैक्टर हो सकता है। सो यहाँ पर ले लिया। अब मान लिया मैंने कि ये साइनसॉइडल AC बना लिया।
सो दिस इज़ योर साइनोसॉइडल एसी, ऐसे बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके आउटपुट को मार्क करना है। सो मैं इसके आउटपुट को मार्क कर लेता हूँ, बी आउटपुट। यहाँ जो मुझको मिलेगा इसके क्रॉस वो बी आउटपुट मिलेगा, यही तो लेना है यहाँ से जाने के बाद। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये इनपुट है, तो इनपुट है का मतलब इधर वाला ये वाला पोर्शन यदि हम ले रहे हैं, ये ऊपर प्लस है तो मतलब ये वाला प्लस हो गया और ये वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। यही तो है, ये वाला प्लस, तो इसको प्लस मान लेंगे और इसको माइनस मान लेंगे। अब जब ये प्लस है तो प्लस से फॉरवर्ड बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, फ्लो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इधर वाला लेता हूँ, जब वो प्लस में है तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगी, तो मुझे करंट मिलेगी। अब क्या हुआ, इधर चले गए, इधर चले गए कि मतलब ये क्या चीज़ है, ये रिवर्स बायस है, यहाँ निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। देखिए ये पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल में पहले प्लस है और फिर ये माइनस है, तो प्लस है तो मैं इसे प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया ऊपर वाले को। अब जब ये रिवर्स हुआ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो इसके पी से माइनस को ज्वाइन कर दिया और माइनस वाले को प्लस से ज्वाइन कर दिया, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गया। जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इधर की तरफ ये सर्किट में आगे यहाँ पर जो मैंने लिया, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं की। फिर ये ऊपर प्लस हो गया, तो जब प्लस हो जाएगा तो दोबारा यहाँ पर करंट की वैल्यू फ्लो होगी। इसके बाद हम इसे फिर ले लेंगे तो यहाँ पर दोबारा करंट फ्लो नहीं होगी। इसके बाद हम यहाँ पर इसको ले लेंगे ऐसे, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे एसी के साइकिल में आधे टाइम तक करंट फ्लो कर रही है और आधे टाइम तक करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो ये हमारा डीसी आउटपुट हो गया। सो दिस इज़ आउटपुट। तो ये अब यहाँ पर फ्लक्चुएशन था। फ्लक्चुएशन क्या था कि ये अपनी डायरेक्शन को स्विच कर रहा था, प्लस भी था माइनस, और ये अपनी डायरेक्शन को स्विच नहीं करती, ये डायरेक्ट करंट हो गई। डायरेक्ट करंट ऐसी करंट होती है जो डिवाइस से जिधर की तरफ फ्लो कर रही है वो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल सकती। यहाँ पर देखिए वोल्टेज अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, वोल्टेज बदल रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन यहाँ वोल्टेज में आउटपुट में कोई भी नहीं बदला, तो इसमें करंट की डायरेक्शन एक होगी। तो जब ये प्लस है, अब हम साइकिल लेंगे, ये तो अल्टरनेटिंग करंट मैंने फीड कर दिया यहाँ, वही स्टेप अप या स्टेप डाउन होकर के यहाँ पहुँच गई। तो मैंने इधर वाले को नहीं देखा, हम ट्रांसफार्मर के बाद वाले को ही इनपुट वी आई लिख दिए और ये उसका मैंने ग्राफ बना लिया। जब ये प्लस है तो इसको मैंने प्लस मान लिया, इसको माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट फ्लो करेगी। तो मैंने क्या कर दिया, करंट फ्लो करा दिया। अब ये जो वोल्टेज लगाते हैं ये इसके नी वोल्टेज से ज़्यादा ही होता है। नी वोल्टेज मैंने आपको बता रखा है कि 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन होता है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब जैसे मैं निगेटिव वाले में गया तो ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया तो कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डायोड का एप्लीकेशन है जिसमें हम फुल एसी सर्किट लेंगे तो आधे टाइम तक करंट फ्लो करेगी और आधे टाइम तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो हम लोग ऐसे जो है आसानी से बता सकते हैं इसको। इसमें अपने को फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है। हाफ वेव मैंने आपको पढ़ा दिया। हाफ वेव का मतलब ये हुआ कि आधे साइकिल तक करंट, एक इनपुट के फुल साइकिल में हाफ साइकिल में करंट मिलेगी और हाफ में नहीं मिलेगी। अब हमें फुल वेव रेक्टिफायर बोलना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये होगा कि जो आपने इनपुट करंट दिया है उस इनपुट करंट के पूरे साइकिल में आपको करंट मिलेगी, है ना। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक सेंटर टाइप कहलाता है, एक सेंटर टाइप कहलाता है और दूसरा जो है वो सेंटर टाइप के बाद ब्रिज रेक्टिफायर। तो पहले सेंटर टाइप पढ़ लेते हैं। सिलेबस में से सेंटर टाइप ही दिया हुआ था, बट क्वेश्चन दोनों क्या रखे हैं, सो सेंटर टाइप वाले को बना लिया जाए। सो मैंने सबसे पहले यही एसी फीड कर दिया, यहाँ पर एसी आ गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिया। सो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। इस तरीके से बना दिया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ डायोड लगा देना है। तो एक डायोड ये लगा दिया, इधर वाली ब्रांच है इसमें एक डायोड ये लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने दो डायोड लगा दिए। सेंटर टैपिंग का क्या मतलब होता है ये समझाता हूँ। सेंटर टैपिंग का मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है इसी की बीच वाली कॉइल से हम टाइपिंग करके ही रेजिस्टेंस को लगाते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम जब इसकी सेकेंडरी कॉइल बना रहे होंगे, सेकेंडरी कॉइल से ही हम लोग क्या करते हैं, वायर निकालते हैं। तो सेंटर में बीच में टाइपिंग करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। इसका फ़ायदा क्या हुआ आप ये देखिए। 22 मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ आउटपुट लेता हूँ। सो जब ये प्लस है तो दो पार्ट में डिवाइड होती है कॉइल, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो प्लस तो माइनस, फिर नीचे वाले में प्लस और ये माइनस। तो आप ये समझिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है
वो दो पार्ट में बनी हुई है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और बीच से दोनों पार्ट का वायर निकाल के हमने ऐसे अटैच कर रखा है। इस तरीके से हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन हो पाएगा। तो सेंटर टाइप जो है वो एक तरीके का हमारा जो है ट्रांसफार्मर है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ, तो टाइम ले लिया, इनपुट वोल्टेज VI ले लिया। अब इनपुट वोल्टेज में हम पूरा फुल AC बना देंगे। सो मैंने इनपुट लिया और ये कंप्लीट जो है AC मार्क कर दिया यहाँ पर। अब मुझे आउटपुट बनाना है, तो मैं यहाँ आउटपुट बना सकता हूँ। सो आउटपुट बना लिया जाए, यहाँ से जा रहा है, तो ये जो है गाइड्स बना देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक अपने को बनाना है। सो ये मेरी ये गाइडलाइंस हो गई, जो ऐसे जो है इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक केवल बना लेते हैं, आगे का नहीं बनाते हैं। अब आप देखिए, जब मैं इधर का इनपुट लगाया, ये वाला मेरा इनपुट गया, ये वाला, तो इधर का इनपुट लगाएंगे तो मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये माइनस है तो रिवर्स बायस हो गया। तो आपकी जो करंट होगी वो इधर से फ्लो कर जाएगी, इधर की तरफ से। तो ये आ गई, यहाँ से आ गई, पूरा सर्किट बन गया। फिर से समझो, जब मैंने ये प्लस किया तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। पूरे में लेके दो पार्ट में, तो ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस आएगा, वैसे ही पूरा एक जैसे ही आएगा, है ना। यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ आना चाहिए, बट चूँकि दो पार्ट में है तो ये डिवाइड हो गया। अब मान लेता हूँ मैं इधर की तरफ BM लिखता हूँ, तो ये भी उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो आप जब इसको लेंगे यहाँ पर, तो ये जब प्लस है तो ऊपर वाले से करंट जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले से बना लिया, ये हो गया। तो ये कौन से पोर्शन से करंट गई, D1 से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब हुआ क्या नेक्स्ट वाले में कि जब ये निगेटिव वाले को लिया, तो निगेटिव वाले को लिया, तो निगेटिव वाले को लूँगा यदि मैं अगले वाले में, तो ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव पॉजिटिव, ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D2 वाला। भाई साइकिल पलट गया, ये जब प्लस था तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, जब माइनस हो गया तो ये माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो ये माइनस हो गया तो ये रिवर्स हो गया, और ये प्लस तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो इधर से जाएगा, इधर से घूम करके इधर आए, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस हो गया। जो रिवर्स बायस हो गया उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। ये मैंने आपको बता रखा है डायोड में, डायोड के लिए समझा रखा है मैंने आपको कि डायोड में दो तरह की चीज़ें हम बता सकते हैं। यदि वो फॉरवर्ड बायस है तो करंट जाती है, रिवर्स बायस है तो करंट नहीं जाती है। तो जब ये इधर की तरफ है तो एक करंट ये निगेटिव हो गया, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो इससे करंट जाएगी। तो मतलब अगले वाले में जो मेरी करंट जाएगी वो कहाँ से पास करेगी, D2 से। तो अल्टरनेट जो है वो करंट फ्लो करेगी। फिर आगे प्लस हो गया तो D1 वाले से करंट जाएगी, तो D1 हो गया। फिर अगले वाले में जब हम जाएंगे तो D2 वाले से करंट जाएगी। मतलब आपको पूरे में से करंट मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद आप फिर ले लेंगे तो किससे करंट जाएगी, D1 वाले से जाएगी। सो इसमें हमारे AC के फुल साइकिल में इसमें पूरे में करंट मिल रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये आउटपुट आ गया V0 और ये हो गया। सो ये इनपुट हो गया, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू इनपुट की मान लेता हूँ, ये वाला इनपुट लिया है तो VM लगा दिया। ये जो अप्लाई हो रहा है वो एक तरह का पीक वैल्यू तो अप्लाई हो रहा है, और ये वैल्यू थोड़ा सा उसे पीक से कम या ज़्यादा आ सकती है, और डिपेंड करेगा कि हम कैसे ले रहे हैं। यूजुअली कमी रहती है ना, तो ऐसे ले सकते हो। सेंटर टाइपिंग ये हो गया। सो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का रेक्टिफायर लेना चाहता हूँ। मुझे इनपुट जब ले रहा हूँ उसके पूरे साइकिल में करंट चाहिए, या इनपुट ले रहा हूँ तो उसके आधे साइकिल में चाहिए। जब मुझे पूरे साइकिल में करंट चाहिए होती है तो फुल वेव कहलाएगा, जब आधे में चाहिए होती है तो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाएगा। तो सेंटर टाइप हो गया। सेंटर टाइप के बाद आता है ब्रिज रेक्टिफायर। सो आप यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे। सो ब्रिज रेक्टिफायर है क्या चीज़, ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर ही है, बट इसमें दो की जगह हम चार जो है डायोड यूज़ करते हैं। दो की जगह चार यूज़ कर लेते हैं, बट इसमें ट्रांसफार्मर के बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर उसमें हम जो डायोड यूज़ करते हैं उनका पीक इन्वर्स वोल्टेज भी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है उसको ऑपरेट करना। इसलिए हम इसकी जगह पर क्या यूज़ करते हैं, फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर एज सच सिलेबस से मार्क करके नहीं दिया होता है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अपने को क्या बनाना है, एक ब्रिज बनाना है। सो आप ऐसे ऐसे ब्रिज बना लिए। मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर डायोड कनेक्ट हो गया इधर की तरफ, और इसके ठीक सामने भी। तो आमने सामने के डायोड आप हमेशा सेम बना देंगे, ऐसे इधर की तरफ हो गया, फिर इधर की तरफ ले लिया। तो अभी जब इधर की तरफ डायोड लेंगे तो मान लो आपने ऐसे बना दिया इस तरीके से। तो फिर जो है
एक रिवर्स होना चाहिए, एक फॉरवर्ड होना चाहिए किसी भी लिंक पे। और मान लो इधर बना रहे तो इसके सामने वाले का भी डायोड एकदम आइडेंटिकल इसी तरीके से आप बनाएंगे। तो ये बन गया ऐसे, तो आप डायोड हो गया। अब बीच में आप क्या करेंगे, इसके बीच वाले सेगमेंट में यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया, RL हो गया, ऐसे बता सकते हैं। अब आप इसकी मार्किंग कर दीजिए। सो D1, D2, D3 और ये D4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं। तो कितने डायोड हो गए हमारे पास, 4। अब मान लेता हूँ कि मैं इसको इनपुट अप्लाई कर देता हूँ। सो ये ज़्यादा यूजफुल होता है, इसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें 4 डायोड बनाना है, लेकिन ये सेंटर टैपिंग से ज़्यादा आसान है क्योंकि ऐसे ट्रांसफार्मर को बनाना आसान है। इसमें डायोड का जो इन्वर्स वोल्टेज होता है, इन्वर्स जहाँ पर मतलब रिवर्स कितना ले सकता है बिना ब्रेक डाउन किए, तो उसमें यदि आपको सेंटर टैपिंग में यूज करना है तो वो डायोड का PIV ज़्यादा होता है। PIV चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए पूछा नहीं जाएगा, और कितना वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है उसको बोलते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV। अब आपको मान लेते हैं कि इसके लिए यहाँ आगे बताना है। सो T1 हो गया और ये आउटपुट हो गया। सो इस तरीके से आप जो है आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप गाइड्स बना लिया कीजिए एक एक हाफ साइकिल वाले का, तो उसको जो है मार्क करना थोड़ा हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने जो है यहाँ पर दो लूप बना लिया, 2 साइकिल बना लिया। अब देखिए जब ये प्लस है, जब ये प्लस है तो ये मान लो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। प्लस हुआ तो इधर इस पॉइंट पे आ गए तो ये भी प्लस है, इधर प्लस है तो ये N टाइप जोड़ दिया और पॉजिटिव से P टाइप जोड़ दिए तो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो आप जब लिखेंगे तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, तो मेरी करंट इधर से इधर चली गई ये। और आप देखिए निगेटिव है तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव जोड़ दिया तो ये रिवर्स बायस है, तो इधर करंट आएगी नहीं, और ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ से करंट आएगी लेकिन इधर नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि ये वाला डायोड कैसे जुड़ा हुआ है, इससे रिवर्स बायस जुड़ा हुआ, तो ये करंट इधर घूम गई, इधर आ गई। फिर ये फॉरवर्ड बायस है तो इधर की तरफ करंट आ गई और यहाँ से करंट वापस आ गई। तो इस तरीके से बता सकते हैं। तो 4 डायोड में से जब ये प्लस है तो इधर से करंट जाएगी, फिर इधर से आएगी और ऐसे हो गए। जब ये माइनस होगा तो माइनस होगा, और तो ये प्लस हो गया तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया तो इधर से करंट गई, ऐसे होते हुए यहाँ पर वापस आ गई, इस तरीके से करंट जाएगी। तो जब ये वाला प्लस होगा तो करंट मेरी यहाँ से होते हुए ऐसे चली जाएगी, और जब ये प्लस है तो इधर आएगी। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही, इसमें जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस साइड से इधर की तरफ है। तो मान लो ये A है और ये वाला B है, तो इसकी डायरेक्शन सेम होगी। जब ये प्लस है तो करंट हमारी इधर आ जाएगी, जब ये प्लस होगा तो इधर गए। ये चूँकि प्लस है तो इधर तो जाने नहीं देगा क्योंकि रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मैंने आपको समझा रखा है, आप फिर से देख सकते हैं। यदि ये जो P टाइप है और ये N टाइप है, ये PN जंक्शन है जिसमें ये P है और N है। P को पॉजिटिव से जोड़ दें हाई पोटेंशियल से तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और P को हम निगेटिव से जोड़ दें तो वो क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो आप देखिए इस तरीके से बता सकते हैं। तो जब ये पहले वाले में आएगा तो कौन कौन डायोड कंडक्ट करें, D1 एंड D3 से। यहाँ पर जो करंट जाएगी वो किससे किससे होके जाएगी, D1 एंड D3 से। इसके बाद जब आप अगले साइकिल में जाएंगे नेक्स्ट वाले में, जब ये प्लस हो जाएगा तो करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, D2 और D4 से होके जाएगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन स्विच नहीं करेगी। से D2 और D4 हो गया। इसी तरीके से आप बता सकते हैं। फिर अगले साइकिल में यही होगा कि ये D1 और D3 में से जाएगी। इसके बाद फिर अगले वाले में आप ले लेंगे तो ये कौन कौन से हो जाएगा, D2 एंड D4। तो D2 एंड D4 से करंट जाएगी। तो ऐसे आप बता सकते हैं D1 D3, D2 D4, D1 D3 एंड D2 D4। तो 2 डायोड से करंट जाएगी, 2 से नहीं जाएगी। सो अपने को डायोड में केवल बायसिंग समझना पड़ता है, फुल फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यदि हम डायोड को ब्रेक डाउन पे नहीं चलाना चाहते हैं, जिसको हम ऑर्डिनरी डायोड बोलते हैं, तो हमारा ऑर्डिनरी डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में कभी भी करंट अलाउ नहीं करेगा। यदि हम उसका ब्रेक डाउन करा देंगे तो हमारा डायोड जल जाएगा। ब्रेक डाउन करा करके चलाने वाले डायोड को हमें स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है जिससे वो इजीली हीट लॉस कर सके और बर्न नहीं हो। तो ऐसे डायोड को मैंने सिखा दिया था कि वो जेनर डायोड कहलाता है। सो रेक्टिफायर यही होता है। इतना ही सिलेबस में है रेक्टिफायर में कि हो क्या रहा है यहाँ पर। सो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट जाने देगा, और जब फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो करंट नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। अब मैं इसमें आपको मैथमेटिकल एनालिसिस सिखा देता हूँ। मैथमेटिकल एनालिसिस ऐसा सच देखो हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, तो पूरा जो है अपने प्रैक्टिस नहीं भी कर करके मेन पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। पूछ लेता है, लेकिन पहले पूछ रखा है। सो मैं आपको बता देता हूँ, इतना टफ नहीं है, बट आप एसी में पढ़ रखे होते हैं। सो मैथमेटिकल एनालिसिस में
कुछ छोटे छोटे कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको पहले पढ़ाना चाहता हूँ, इसके बाद देखेंगे। सो नोट करेंगे पहले कुछ बेसिक बातें। सो पहली बात यह है कि मुझे कुछ इंटीग्रल सीखना है, तो मैंने मान लिया 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होगा, और कहाँ से कहाँ तक है 0 to पाई। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लो माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये आ जाएगा 2k। यदि मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा कुछ छोटे छोटे इंटीग्रल है, ये आप ध्यान रखिए जिससे अपने को इंटीग्रेट नहीं करना पड़े। आपको मैं रिज़ल्ट सिखा रहा हूँ जिससे आप आगे सोच सकें डायरेक्ट, नहीं तो प्रॉपर उसको इंटीग्रेट करने में लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो रिजल्ट यूज़ करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। फिर आप जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, x माइनस साइन 2x बाई 2 है ना, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x हो गया, और ये साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, और ये टोटल 2 है नीचे, और आप इसे 0 to पाई लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा किसके इक्वल हो जाएगा, ये पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई में तो ये तो 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन या कॉस के इंटीग्रल ध्यान रख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बेसिकली ग्राफ से समझा देता हूँ। साइन हो या कॉस हो एक ही तरह का रिजल्ट लगेगा, बस वो थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाती है शिफ्टिंग की, और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जैसे मान लिया मैंने साइन एक्स बना लिया, और ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया ऐसे। तो साइन एक्स का यदि मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। यदि मिलेगी तो इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया, तो इसकी एरिया किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। और मान लो मैं इधर वाला ले लिया तो नीचे वाला है, तो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। तो ये किसका ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिया है, साइन का। इसी तरीके से मैं आगे साइन स्क्वायर का कर सकता हूँ। सो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का और एक्स, तो जब आप इसे करेंगे तो ये स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप जब इसको ग्राफ बनाना चाहेंगे साइन की स्क्वायर का, तो माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ चला जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर का ग्राफ आ गया, ऐसे बता सकते हैं आप आराम से। आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो ये कितना होगा, पाई, ये 2 पाई, इधर की तरफ 3 पाई, और एक इसके इक्वल हो जाएगा 4 पाई के, यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, और ये 4 पाई यहाँ हो गया। अब आप इसको देखेंगे तो इसका जो एरिया है, एरिया, ये जो एरिया आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो मैं इधर वाला भी ले लेता हूँ, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के। तो ये रिजल्ट याद रखिए, आपको एरिया से याद हो जाता है। तो एरिया से साइन कॉस के यदि आप बनाते हैं तो साइन कॉस की एक लूप का, कंप्लीट एक लूप का एरिया 2 होता है। साइन स्क्वायर का स्क्वायर का बनाते हैं तो एक लूप का एरिया पाई बाई 2 होता है। तो ये 2 आएगा और ये पाई बाई 2, तो आपको ये इंटीग्रल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ कि आगे एवरेज वैल्यू निकालने में मुझे इसको यूज़ करना है। तो मुझे 2 वैल्यूज़ निकालना है, किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू और किसी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू। सो मान लेता हूँ मैं थर्ड पार्ट में लिख लेता हूँ कि एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कोई मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन की मुझे एवरेज वैल्यू लिखना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को प्लॉट कर लूँगा। ये x हो गया, यहाँ एफ एक्स हो गया, और मान लेता हूँ कि मैं इस तरीके से इसको प्लॉट कर लिया। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू ले सकते हैं, ये हो गया ये, और इसका एरिया आ गया। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो एरिया है और कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के बी तक है। तो यदि आप एवरेज वैल्यू लिखते हैं तो मैं एवरेज को इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये एवरेज लिखने का तरीका है। और एवरेज होगा कितना, इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दूंगा, a to b fx dx, ये इंटीग्रेट कर दिया। एंड डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक आप जब डिवाइड करेंगे तो a to b dx हो गया। अब ये जो होता है इसका इंटीग्रल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी लिख सकता हूँ मैं a to b, और यहाँ कितना हो गया fx dx, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस a के। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, एरिया डिवाइड बाई इंटरवल। तो मैंने आपको इसीलिए उधर एरिया याद करा दिया है, क्योंकि वो तो आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। तो हम जो है अपने सिलेबस में साइनोसॉइडल एसी पढ़ते हैं, तो साइनोसॉइडल एसी पढ़ने की वजह से
जो है हमें वहाँ पर इसकी वैल्यू साइन कॉस के अलावा कुछ आएंगे नहीं, तो हमने रिजल्ट याद रख ले। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, और मैंने आपको यहाँ पर एरिया याद करा रखा है। साइन वाला होगा तो एरिया 2 आएगी, और साइन स्क्वायर वाला होगा तो एरिया π/2 आएगी। यही कॉस स्क्वायर का या साइन का भी कॉस का लूप होता तो भी ये इतना ही आता। ये हो गया। अब हम यहाँ पर एवरेज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, RMS वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो RMS वैल्यू ऑफ fx, RMS वैल्यू ऑफ fx की RMS वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप जो है इसके फंक्शन की यदि आप RMS वैल्यू लेंगे तो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप यहाँ रूट लेंगे और मीन लेंगे किसका, स्क्वायर का। तो पहले फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, इसके बाद उसका मीन ले लेंगे। और यदि आपको इसका इंटीग्रल का फार्मूला लिखना है तो रूट ले लीजिए, और इसके बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये a to b आ जाएगा, और यहाँ पर f² x dx यह हो गया, डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा a to b dx। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे जो है इसकी RMS वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको कुछ बात बता दी कि यदि हमारे पास कोई साइन का ग्राफ है तो 0 से 2π के बीच का एरिया 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर है तो इसका जो है एरिया π/2 आ जाएगा। और फिर अभी मेरे को इसकी एवरेज वैल्यू आगे निकालना है। फिर मैंने आपको एवरेज वैल्यू बता दिया है ना, एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, और RMS वैल्यू भी बता दिया कि फंक्शन का स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अब मुझे जो है इसका एप्लीकेशन करना है कि भाई हमने जो पढ़ा है हाफ वेव और फुल वेव में इसको कैसे कर सकते हैं। सो अब देखिए, सबसे पहले मुझे हाफ वेव के लिए पढ़ना है। पूछ लेता है एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, पहला जो है मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो ये आउटपुट था मेरे पास, और ये वैल्यू गई, फिर कुछ देर तक नहीं गया, फिर वैल्यू गई, फिर नहीं गया, फिर वैल्यू गई, इस तरह का था। तो ये कितना था, π, 2π, 3π, 4π, 5π, और ये 6π ऐसे हो गया। ये टाइम ले लिया। सो जो हमें वैल्यू मिल रही है वी आउटपुट, वो किसके फॉर्म में मिल रही है, Bm sin ωt, ऐसे ही तो मिल रहा है ना, बस बीच बीच में वो गायब है। सो जो पीरियड होगा इसका, पीरियड जो हम लेंगे, सो पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, 2π के। पीरियड मतलब कितनी देर बाद रिपीट कर, तो यहाँ से रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं केवल इतना है कि बीच में गया फिर पूरा गया फिर यहाँ तक, तो 2π पीरियड हो गया। अब आपकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, बी एवरेज होगी एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, ये मैंने आपको बताया है। सो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल। अब आप बी एवरेज देख लीजिए, एरिया, ये जो मेरा ग्राफ होता है, मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी है, Vm आती है। तो ये बताया था कि एरिया 2 आती है साइन के, तो ये तो 2Vm आ जाएगा। फिर से देख लो बेटा कैसे, मतलब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें को। कहाँ चला गया, ये साइन है, तो ये तो वैल्यू 1 है ना, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 है, तो 1 है। लेकिन मैंने तो यहाँ Bm ले लिया, तो उसको Bm से मल्टीप्लाई किया तो 2Bm आ जाएगा। सो यहाँ हो गया 2Bm, और ये कितना हो गया, 2π, तो कैंसिल हो गया। सो ये आ जाएगा Bm/π। सो ये मैंने आपको डिराइव करा दिया, क्योंकि बोर्ड में है नहीं ये डेरिवेशन, है ना, बट रेक्टिफायर है सिलेबस में। सो आप उसका डेरिवेशन तो है नहीं, तो Dm/π एवरेज वैल्यू आप याद रख सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू है वो Bm/π। अब मान लेते हो कि मेरे को इसकी RMS वैल्यू बताना है। सो RMS वैल्यू के लिए तो देखिए बता रखा है कि अंडर रूट ले लेंगे और उस फंक्शन के स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे। तो फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे यदि आप यहाँ पर, तो यदि आप इसका लेंगे, सो Bm स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो Bm स्क्वायर आएगा ही आएगा। और इस साइन स्क्वायर का जो मैंने एरिया बताया था वो कितना बताया था, π/2, तो π/2 डिवाइड बाई इंटरवल जो है 2π है, तो 2π ले लिया। सो आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Bm/2 के इक्वल हो जाएगा। मैं अभी फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमारे लिए ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है ना, नहीं याद है तो हम फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो साइन का एक लूप लेंगे तो एरिया 2 आएगी, साइन स्क्वायर का लेंगे तो π/2 आएगी। अब एवरेज लेना है तो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल। यदि मेरे को मान लेते हैं कि यहाँ तक एवरेज लेना है ना, यहाँ तक का लेना है तो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, इसका यहाँ तक लेना है तो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, ऐसे बता सकते हैं। सो मैंने आपको यही बताया।
एरिया ले लिया 2 BM और इंटरवल कितना है पाई पीरियड, तो 2 पाई से तो BM बाई पाई। जब एवरेज लिया तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर का एवरेज लूँगा और ये BM साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिया तो BM स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो इंटीग्रल मैंने बताया था वो पाई बाई 2 था और पीरियड कितना है 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई आएगा, सो BM बाई 2। सो केवल अब याद रख सकते हैं आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू BM बाई पाई आएगी और RMS वैल्यू कितनी आएगी BM बाई 2। इस तरीके से हम हाफ वेव के लिए बता सकते हैं। हाफ वेव के बाद जो है फुल वेव रेक्टिफायर है। सो नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसमें फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से T है और यहाँ से कितना है VM। सो आप जो है ऐसे बता सकते हैं। सो ये ले लिया ऐसे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे हो गया और यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो BM साइन ओमेगा टी के फॉर्म में ही है, वो तो वही आ रहा है, साइनोसॉइडल ही है, तो ये ले लिया। अब ये इसका पीरियड देखिए कितना आ रहा है। सो इसका पीरियड मतलब जितने टाइम में रिपीट कर रहा हो कितना आ रहा है पाई आ रहा है। अब आप यहाँ से एवरेज वैल्यू बताना चाहेंगे। सो B एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाई इंटरवल लिख लीजिए। सो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल, तो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल। सो B एवरेज एरिया, साइन वाले का एरिया हमने देखा है, तो साइन वाले का जो एरिया है तो A इज इक्वल टू 2 बताया था है ना। और यदि यहाँ आप BM ले रहे हैं, देखिए BM ले रखा है तो ये कितना हो जाएगा 2 BM। सो आप जब इसकी वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 BM बाई पाई, डबल होगा उसका तो होगा ही भाई, वो यहाँ गए फिर 0 था, तो जितना हाफ वेव का आया था एवरेज वैल्यू उसकी डबल आएगी। अब आप यहाँ पर VRMS ले लीजिए है ना, ये AC में पढ़े होंगे, AC वाला फार्मूले मिलेगा VRMS का। सो आप जो है अंडर रूट ले लेंगे, फिर वो आउटपुट का स्क्वायर और ये, तो आप जब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये VM स्क्वायर तो आएगा ही आएगा और साइन स्क्वायर कर लेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा और फिर उसको इंटरवल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इंटरवल की वैल्यू कितनी है पाई है। सो आप जो है पाई से पाई कट जाएगा। सो जो VRMS की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी BM बाई रूट 2। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आउटपुट का एक फार्मूला लिख करके बता सकते हैं, तो साइनोसॉइडल ही लेना है अपने को। सो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। अब एक टर्म अपने से और पूछा जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग फॉर्म फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं दी हुई हैं, लेकिन हाफ रेक्टिफायर के सर्किट में काम की होती है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। सो फॉर्म फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्म फैक्टर इज़ डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन करते हैं, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर डिफाइंड एज RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पर है अपने को हाफ वेव रेक्टिफायर लेना है। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, बहुत आराम से बता सकते हैं फॉर्म फैक्टर। सो RMS वैल्यू कितनी आई थी BM बाई, इसके लिए ये इधर मैंने आपको बताया है हाफ वेव के लिए एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू BM बाई पाई एंड BM बाई 2। सो RMS वैल्यू कितनी है BM बाई 2 है, तो BM बाई 2 और एवरेज वैल्यू कितनी है BM बाई पाई। सो यहाँ पर लिख देंगे VM और ये पाई कहाँ से लगे ऊपर। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2। सो फॉर्म फैक्टर इसका पाई बाई 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप फुल वेव रेक्टिफायर का ले लेंगे, तो FWR का ले रहे हैं तो इसका ही फॉर्म फैक्टर आगे रिपल लुपल निकालते समय हमारा काम आएगा। सो RMS वैल्यू डिवाइड बाई RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू, ऐसे ले सकते हैं। सो RMS वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू आ जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पाई बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। सो हम जो है यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू निकाल लिए, तो हम ऐसे आसानी से बता सकते हैं। अब एक आता है रिपल फैक्टर निकालने के लिए। सो फॉर्म फैक्टर के बाद जो हमें निकालना है वो है रिपल फैक्टर। सो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर इज़ द अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। रिपल फैक्टर अभी मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है, ये सब अपने सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बट स्टैंडर्ड तरीका है ये मैथमेटिकली एनालाइज करने का। सो हमें आगे रिपल फैक्टर पढ़ना है। सो रिपल फैक्टर की वैल्यू जो है
यदि अपने को फार्मूला लिखना हो, फार्मूला ऐसा क्यों आता है ये तो देखो हमें नहीं समझ में आएगा, है ना, बट ठीक है, हम अपने सर्किट को जब एनालाइज करते हैं तो इस तरीके निकालते हैं। तो ये होता है फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपको ध्यान रखना है, तो मैं HWR लिख रहा हूँ, है ना, इसके लिए, और रिपल फैक्टर को RF लिख देता हूँ। सो RF कितना हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर π/2 आया था, सो π² 4 -1, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.21 आएगा। तो आप जो है ये ज़रूर ध्यान रखें, 1.21 का मतलब 121% जो है उसमें रिपल्स हैं एवरेज वैल्यू से। वो रिपल का मतलब है कि एवरेज वैल्यू से नीचे ऊपर क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे बता सकते हैं। अब यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर यदि आप लेते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर का भी रिपल फैक्टर वो तो है ही है, π/2√2 आ रहा था, तो π² 8 -1 आ जाएगा। सो आप जब इसकी वैल्यू लेंगे तो 0.48 आ जाएगा। सो आप देखिए कौन सा बेटर है हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर बेटर है क्योंकि इसमें रिपल की वैल्यू कम है। रिपल का मतलब फ्लक्चुएशंस। आपने जब यहाँ पर रेक्टिफायर बनाया तो आप देखिए आउटपुट में फ्लक्चुएशंस है, आपको तो लगभग कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट तो मिलेगी नहीं, तो ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं इनको रिपल बोलते हैं या इसको AC कंपोनेंट बोलते हैं। सो रिपल फैक्टर का मतलब ये हुआ, तो ये इसका रिपल फैक्टर कम है। और जैसे मान एकदम कांस्टेंट होता तो रिपल फैक्टर 0 होता। सो हम कोशिश करेंगे आगे फिल्टर सर्किट बना करके जो रिपल की वैल्यू कम से कम करने का प्रयास करेंगे। सो हम ऐसे बता सकते हैं। एक टर्म अपने से और पूछा जाता है एंड दैट इज़ द इफ़िशियंसी। सो मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे यदि इफ़िशियंसी निकालना है, सो इफ़िशियंसी का मतलब ये होगा आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट ले सकते हैं। तो इफ़िशियंसी हो गई यहाँ पर, यदि आप इफ़िशियंसी ले रहे हैं, सो इफ़िशियंसी यदि हमें लेना है तो P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट ऐसे ले सकते हैं। सो आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट जब लेंगे तो रेक्टिफाई हो गया है, तो DC बन गया, तो DC का एवरेज वैल्यू लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा V एवरेज स्क्वायर, और जब AC ले रहे होते हैं तो P आउटपुट में RMS आता है, तो V RMS आ जाता है। आप AC में पढ़े होंगे, जब उसका पावर निकालते हैं तो RMS वैल्यू का आ जाएगा। तो पावर इजकल टू B²/R से निकालना चाहेंगे तो एवरेज स्क्वायर डिवाइड बाई RMS स्क्वायर ऐसे बता सकते हैं। अब मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए चाहिए, सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आप जब इसकी इफिशियंसी लेंगे तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए B एवरेज और B RMS की। सो हमें एवरेज और RMS की वैल्यू आई रखी है, सो ये कितना हो जाएगा, VM² डिवाइड बाई π² BM/π था, इंटू RMS की वैल्यू जब ले रहे थे तो BM/π था, तो BM² इंटू BM/2 था। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो किसके इक्वल हो जाएगा 4/π²। 4/π² की वैल्यू लेंगे तो 40.6 के आसपास आ जाएगा। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है 40 ये सब नहीं जानना जरूरी, लेकिन नंबर आपको जरूर ध्यान रखना, नंबर पूछ सकता है। सो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप फुल वेव रेक्टिफायर लेंगे तो इसकी फिर से वही वैल्यू लिख दीजिए, एवरेज और RMS। तो एवरेज तो कितना था 2 BM/π, तो आप जब वैल्यू लिखेंगे तो 4 BM² डिवाइड बाई पाई था, तो मतलब कितना हो गया π²। और जब इसकी RMS वैल्यू लेंगे तो BM² बाई कितना आया था, RMS वैल्यू मैंने यहाँ आपको सब सिखा रखा है, यहाँ पर फुल वेव के लिए BM/√2 है, तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। से BM² हो गया इंटू 2 की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, से कितना हो जाएगा 8/π², तो ठीक उसका डबल आ जाएगा। तो अब जब डबल कर देंगे तो 81.2%। इस तरीके से आप जो है कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बातें अपने को प्रैक्टिस करके नहीं सीखना है। नंबर की वैल्यू ध्यान रखिए, तो यदि अपने को नंबर याद है तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन पूछ लेता है अपने से कभी कभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आपको मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ करके सिखाया कि पहले कुछ वैल्यूज़ याद करा दिया, फिर वैल्यू याद कराने के बाद आपको एवरेज और RMS का मतलब समझाया। एवरेज लिया फंक्शन का तो एरिया डिवाइड बाई इंटरवल है, जिसकी RMS लेना उस फंक्शन का पहले स्क्वायर कर देते हैं, फिर स्क्वायर करने के बाद उसका रूट ले लेते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर आ गया, तो फंक्शन का स्क्वायर फिर उसका मीन फिर उसका रूट, इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन बता दिया हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए और फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू आएगी BM/π और RMS वैल्यू आएगी BM/2, और फुल वेव रेक्टिफायर जब लेंगे तो 2 BM/π एंड BM/√2 आएगा, याद रख सकते हैं एवरेज और RMS। इसके बाद फॉर्म फैक्टर मैंने इसलिए बता दिया कि मुझे रिपल फैक्टर निकालना था। यदि पूरा फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर इनके फार्मूले नहीं याद हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछे नहीं जाते, लेकिन रिपल की वैल्यू ज़रूर पूछी जाती है। रिपल जितना कम से कम होंगे हमारा उतना बेहतर DC होगा।
बट चूँकि हमें डीसी तो मिला है, उसकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर रही, लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो है रिपल मिलने के वो हमें आउटपुट मिलने के बाद भी वो कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो हम उसके रिपल्स को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम आराम से अपना रेक्टिफायर कवर कर सकते हैं। तो मैंने मैथमेटिकल एनालिसिस बता दिया, इफिशिएंसी सिखा दिया आपको, पी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट होगा। अब देखो पावर होगा B²/R, ये भी B²/R। तो आउटपुट जो है वो तो डीसी मिला है, तो डीसी का आउटपुट एवरेज से निकालेंगे और एसी का आउटपुट हमेशा आरएमएस से निकालते हैं। ये यहाँ पे एसी सर्किट में पढ़ लिए होंगे, आप रिवाइज कर लेना। तो इसमें इफिशिएंसी आएगी 4/π², इसमें इफिशिएंसी आएगी 8/π²। तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकल एनालिसिस इसकी कवर कर लिया। एलिमेंट्री आइडिया चाहिए फ़िल्टर सर्किट की। फ़िल्टर सर्किट भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट 1-2 बार उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है, थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा पूछ डालते हैं सिलेबस में नहीं रहने के बाद भी, तो जस्ट छोटी छोटी आइडिया होनी चाहिए। तो फ़िल्टर सर्किट की बात देख लीजिए कि मेरे को जो आउटपुट मिला, मुझे जो आउटपुट मिला है वी आउटपुट मिला हुआ है, और वी आउटपुट मेरे को किसका, इसका रेक्टिफायर का। तो ये तो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, ये तो चाहिए नहीं, ये मुझे आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर है। तो ठीक है, डीसी तो है लेकिन एक कांस्टेंट डीसी नहीं है, तो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर। सो इससे क्या है कि मेरी डिवाइस के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। यदि बैटरी चार्ज करने के लिए इसी तरह का फ्लैक्चुएटर लगा दूँ तो बैटरी को एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल ही नहीं रहा होगा। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको क्या करूँ, फीड करूँ। तो ये मेरा जो आउटपुट आया है, ये मैं एक फ़िल्टर सर्किट में पास कर देता हूँ। तो मैं एक ब्लैक बॉक्स बना देता हूँ, इसके अंदर डिवाइसेस लगी होंगी, मतलब कैसे डिवाइसेस होंगी उसका भी एक गेस करते हैं। ये कोई बस बॉक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके अंदर हमने कुछ फ़िल्टर सर्किट लगा रखा है ना। ये एक तरह का मान लेते हैं कि बॉक्स है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो इनपुट है इसको यहाँ पर फीड कर देना है। सो अब आपको इधर आउटपुट मिलेगा। तो इधर की तरफ जो आपको आउटपुट मिलेगा वो अब ऐसा नहीं मिलेगा जैसे पहले आपको मिल रहा था, है ना। सो ये इनपुट किसका था, रेक्टिफायर का, इसको मैंने सिर्फ आउट कर दिया। तो फ़िल्टर का आउटपुट ऑफ द फ़िल्टर जो मिलेगा वो आपको अब ऐसा मिल जाएगा, मतलब फ्लक्चुएट तो करेगा बट वो नीचे 0 तक नहीं आ रहा, सिर्फ फ़िल्टर्ड मिल गया। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू लगभग क्या मिल गई, कांस्टेंट हो गई। एकदम स्ट्रेट कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं मिल सकती है, क्योंकि हम 100% रिपल को दूर नहीं कर सकते। तो इसमें रिपल की वैल्यू ज़्यादा होगी। फुल वे में बताया था कि रिपल की वैल्यू 0.47 होगी, इसमें रिपल की वैल्यू आप 0.47 से काफ़ी कम कर पाए। तो कितना कम से कम आप रिपल कम कर पाते हैं फ़िल्टर करके। तो इस फ़िल्टर सर्किट के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, बस मेरे को ये समझना है। तो मैं आपको नोट करके लिखा देता हूँ। एलिमेंट हमारे पास 3 होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो मैं किसको किसको लगा सकता हूँ ये समझना है। तो जैसे मान लेता हूँ मैं एक रेजिस्टेंस को ट्राई किया, रेजिस्टेंस लगा दिया, डीसी लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ से डीसी में करंट जो है आराम से फ्लो कर जाती, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डीसी को ब्लॉक नहीं कर सकता है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि आप उसको डीसी से लगाएंगे तो उसको जाने देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि उसी रेजिस्टेंस को उठाया और मैंने उसको एसी में लगा दिया, तो एसी भी उसके अंदर से फ्लो करेगी, मतलब ये एसी को भी अलाउ कर देगा। तो ये फ़िल्टरिंग का काम कर ही नहीं रहा। भाई फ़िल्टरिंग का मतलब है कि डीसी या एसी में से एक को अलाउ करे और एक को अलाउ नहीं करे तो ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से फ़िल्टर कर देगा। इसमें दोनों चीज़ें हैं, चूँकि डीसी है, एक ही डायरेक्शन है तो डायरेक्ट तो है, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन को हम एसी कंपोनेंट बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी फ्लक्चुएशन उतना जल्दी होगा। तो हमने ये समझा कि ये डीसी को भी जाने दे रहा, एसी को भी, तो ये किसी के लिए फ़िल्टरिंग नहीं कर रहा। इसका मतलब फ़िल्टर सर्किट केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा करके नहीं कर सकते हैं। अब यदि मैं आगे देखें कैपेसिटर जोड़ दूं, तो यदि मेरे पास यहाँ पर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, कैपेसिटर को जोड़ दिया यहाँ से, तो ये कैपेसिटर डीसी को नहीं जाने देता है ना। ये केवल कनेक्शन के टाइम पे होगी आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू तो क्या आती है, 0 आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट ब्लॉक्स डीसी, तो डीसी उसको जाने नहीं दे, डीसी को ब्लॉक कर लेगा। लेकिन यदि मैं इसी कैपेसिटर को कहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, एसी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप ये पढ़ रखे होंगे, तो ये एसी को बहुत आसानी से जाने देगा। सो यहाँ पर आपकी करंट फ्लो करती रहेगी। सो इट अलाउज एसी। इसका मतलब फ़िल्टर सर्किट में हम किसको यूज़ कर सकते हैं, कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डीसी को रोक देता है और एसी को नहीं, एसी को जाने देता है। तो ये हमारे पास एक चॉइस हो गई कि हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इंडक्टर को बना देता हूँ।
ये सब प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ रखे हैं, मैं जस्ट आपको एक रिकैप करा रहा हूँ कि किसका बिहेवियर कैसा होता है। मान लेते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से करंट जा रही होती है, उसको अपोज भी नहीं करता है। तो इट डज़ नॉट अपोज डीसी, ये डीसी को अपोज ही नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। ये तो तब अपोज करेगा जब यहाँ पर आप फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करेंगे। इट डज़ नॉट अपोज डीसी। तो डीसी जो है यदि आप यहाँ से भेज रहे होंगे तो डीसी को अपोज नहीं करेगा। तो इट डज़ नॉट अपोज डीसी मतलब डीसी को जाने दे रहा, कोई अपोजिशन नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं इसमें एसी कनेक्ट किया तो बार बार अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और यदि करंट की वैल्यू चेंज होगी तो क्या करेगा, करंट फ्लो को, ये अपने को पता है कि इंडक्टर क्या करता है, फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। तो इसके करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये करंट जाने तो देगा लेकिन उसको अपोज करेगा। तो इट अपोजेज, ये सब पढ़ लिए होंगे इंडक्टर की प्रॉपर्टी। इट अपोजेज एसी, एसी को अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट चेंज करेगा, करंट चेंज करे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। और ये अपने को फैराडे लॉ जानते हैं कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो पहले वाले को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो ये डीसी को अलाउ नहीं करेगा, ये एसी को अलाउ कर देगा। ये एसी को अपोज करेगा तो ये एसी को अपोज करता है और ये डीसी को अपोज करता है। इस तरीके से हम फिल्टर सर्किट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मुझे सर्किट में यूज़ कैसे करना है ये है। तो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं और इंडक्टर को सीरीज में। क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं ये मैं भी आपको सर्किट के थ्रू समझा सकता हूँ। तो जैसे मान लिया कि मुझे जो है यहाँ पर अपने सर्किट को कनेक्ट करना है। जस्ट मैं एक बार बना लेता हूँ कि ये यहाँ से कैपेसिटर को ज्वाइन कर रखा है, ये मेरा कैपेसिटर हो गया और इसके आगे जो है वो लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ये लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पर मुझे आउटपुट पहुँचाना है और इधर की तरफ मैंने क्या कर दिया, इस तरह का डाल दिया इनपुट, वेरिएबल वाला इनपुट डाल दिया। सो क्या करेगा यहाँ, तो ये वेरिएबल का मतलब है एसी भी है इसमें, डीसी भी है। ये समझिए डीसी क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन कांस्टेंट है। एसी कंपोनेंट का मतलब जो फ्लक्चुएट कर रहा, तो ये किसको नहीं जाने देगा, डीसी को तो रोक देगा। तो डीसी वाला तो इधर रह गया, मतलब ब्लॉक हो गया। तो एसी को इधर जाने देगा और ये इधर डीसी चला जाएगा। तो मेरे को तो डायरेक्ट ही चाहिए ना उसमें, तो इस लोड में डायरेक्ट चल पहुँच जाएगा। तो डीसी इधर की तरफ चला गया, तो मतलब मुझे इधर की तरफ क्या मिल जाएगा, बी आउटपुट मिल जाएगा। और ये आउटपुट जो है फिल्टर्ड मिलेगा। तो वी आउटपुट और टाइम मेरे तो कांस्टेंट चाहिए, तो ये फ्लक्चुएशन क्या कर दिया, कम कर दिया। क्यों, एसी कंपोनेंट को इधर की तरफ भेज दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो मेरा कैपेसिटर है वो डीसी को रोक देगा, डीसी को जाने नहीं देगा। तो जब यहाँ से एसी प्लस डीसी गया तो ये तो डीसी को जाने नहीं देगा, तो इधर से केवल एसी जाएगा और डीसी इधर से आ जाएगी। तो इस तरीके से फिल्टरिंग हो गई। ये हमारा समझने का एक तरीका हो सकता है। तो कैपेसिटर को किस में जोड़ दिया मैंने, पैरेलल में। तो इन कैपेसिटर फिल्टर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड। और यदि हमारे पास इंडक्टिव फिल्टर है तो मेरे को उसको एसी को ब्लॉक करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको एसी को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर तो ये इंडक्टर जोड़ दूँगा और फिर आगे ये लोड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ऐसे। और फिर आपको क्या करना है, इसमें अपने वोल्टेज को, ये VI है, इनपुट कर दिया है ना। सो आप जो है इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज इसमें लगा दिए। तो अब जब करेंगे तो यहाँ से गया कौन, AC प्लस DC। तो ये किसको ब्लॉक करेगा, AC को। तो इधर कौन से पहुँचने देगा, DC। तो DC पहुँच गई हमें और वही आउटपुट चाहिए। कितना आप ब्लॉक कर पाते हैं, कितना रोक पाते हैं, ये सब फ्रिक्वेंसी वगैरह पर डिपेंड करेगा। और ये सिंप्लीफाइड मॉडल है, इतना सिंपल फिल्टर सर्किट नहीं होता है, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस तरीके से आ सकता है। सो कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन फिल्टर सर्किट। इन फिल्टर सर्किट मान लो पूछता है, इन फिल्टर सर्किट कैपेसिटर इज कनेक्टेड, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल and inductor is connected in series with load। तो लोड रेजिस्टेंस के साथ ऐसे हो जाए। तो हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। सो फिल्टर सर्किट, मैथमेटिकल एनालिसिस ये सब सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन आ रखे हैं। सो मैंने आपको इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया। तो ऐसे आपको फिल्टर सर्किट की एक आइडिया लग जाएगी।